decision tree. All of you visit that site that I told in last lecture. आपको डिसीजन ट्री का मैंने एग्जांपल सर्च करने को कहा था mindtools.com पे. किया क्या आप लोगों ने? Yes, ma'am. You understand that example? समझ में आया? And I already gave that tree diagram that you are observing. कल एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसमें. That today I will discuss that example again. मेरे साइड से ही एक मिस्टेक हो गया था आपको बताने में. So I will show that example again. So your concept will more clear. Okay? तो हम फिर से उसको देखेंगे. कल आपने देखा क्या? आपको कुछ समझ में आया? जो गलती मैंने बताई थी वो आपको समझ में आई क्या? What mistake I have done there? कैलकुलेशन में मैम. इन कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है, बट while I am explaining, I will explain one thing wrongly that I will correct today. Okay. हाँ, तो मैं आपको आज बताती हूँ. I am presenting here my screen. ओके, देखो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था. दैट इज हमने एक कोर्स का ट्री डायग्राम बताया था. व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट कोर्स. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रेंट था दैट इज हमारे पास दो अल्टरनेटिव थे. दैट इज इफ वी आर अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स ऑफ द कोर्स एंड इफ वी आर अटेंडिंग रैंडमली द लेक्चर ऑफ द कोर्स. ओके, अगर हम रेगुलर अटेंड करते हैं तो हमारे पास हमको पॉसिबिलिटी थी कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि हम कोर्स को पास कर देंगे और 20% प्रोबेबिलिटी है कि हम फेल करेंगे. और अगर हम रैंडमली कोर्स अटेंड करते हैं, इफ वी आर अटेंडिंग सम लेक्चर्स एंड वी आर नॉट अटेंडिंग द means we are not attending the lecture regularly. Some lectures we are attending, some lectures we bunk. Okay, so in this situation, now Andrew gives the possibility here, that is there is a 50% possibility that student pass the course and there is a 50% possibility that student fail the course. Okay, ये probability यहाँ पे बताई थी. Okay, now after this probability, now the Andrew gave the second chance to the failed student by assigning the case study to the student. Okay, now again when he assigned the case study to the failed student, then again he assigned the criteria. If student attend the lectures regularly, then there is a 60% probability to pass the course. Okay, if there is a 60% probability if they are attending the regular classes, then there is a 40% probability they fail the case study also, they fail the course. Okay, अब यहाँ पे देखो कि जो फेल हुए हैं यहाँ पे केस स्टडी असाइन किया गया जो रैंडमली लेक्चर अटेंड कर रहे. तो यहाँ पे बताया गया था कि देयर इज अ 10% दैट इज दे आर पासिंग द कोर्स स्टडी केस स्टडी बाय 10% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पास करेंगे और 90% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो फेल रहेंगे. ओके, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट दिया था और उसके बाद हैप्पीनेस स्केल प्रोवाइड किया था इन बिटवीन 0 to 5. सो एंड्रू फील हैप्पी व्हेन दे पास द कोर्स. ओके, उसका स्केल क्या दिया था? 5 दिया था. अगर वो पास होते हैं, देखो यहाँ पे हर जो अल्टरनेटिव है व्हेन वी आर स्पेसिफाइंग द आउटकम ऑफ दैट, इसका आउटकम है पास, तो यहाँ पे स्केल कितना है? 5. हियर ऑल्सो पास द केस स्टडी, स्केल कितना है? 5. फेल द कोर्स 0. ओके, देन अगेन पास 5, पास 5, फेल 0. अब यहाँ पे बोला गया है कि when the students are taking the attending the lectures regularly and if they pass,
then they need the effort, they need the more effort. हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून, बोलो बेटा। अच्छा, अच्छा, डिपार्टमेंट में जाओ ना, वहाँ पे है तो ऑफिस में अपना डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे होंगे कोई ना कोई। हाँ, ऑफिस में देखा आपने? हाँ, नहीं स्टाफ रूम में नहीं, एचओडी सर का ऑफिस है ना, वहाँ पे देखो। हाँ, एचओडी सर है ना, अपने हिडम्बे सर का ऑफिस है ना, वहाँ पे देखो। हाँ, हाँ, वहाँ पे देखो, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। हाँ, हाँ, वहाँ पे पूछो फिर सर का है, एचओडी सर का है। Okay, so here they are assigning the happiness scale in between 0 to 5. Now if the student attend the lecture regularly, then he want to take the more effort, so the happiness scale is decreased by 3. And if he attend randomly, then the happiness scale is decreased by 1 here. Okay, ये समझ में आया ना? हैप्पीनेस स्केल, अगर रैंडमली वो लेक्चर अटेंड कर रहा है मतलब उसको कम एफर्ट लग रहा है, इसलिए हैप्पीनेस स्केल हमको है ना कि हमको कम एफर्ट में ज्यादा मिल गया तो हम ज्यादा खुश होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा एफर्ट लिया और फिर हमको कुछ आउटपुट मिला है तो उसमें हमको कहीं तो फील होता है कि मुझे बहुत मेहनत करी तब मुझे ये मिला। लेकिन अगर कम एफर्ट में हमको ज्यादा मिल जाता है तो वी फील सो हैप्पी। तो यहाँ पे देखो कि रेगुलर लेक्चर अटेंड किए, हम पास हो गए, लेकिन हमको ज्यादा मेहनत लगी इसलिए हैप्पीनेस स्केल 3 से डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे 2 बताया है। क्लियर? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, तो yes, ये समझ में आ गया आपको हैप्पीनेस स्केल का, दैट इज इट इज डिक्रीज बाय 3, सो इट विल मार्क हियर 2। और अगर यहाँ पे हम रैंडमली लेक्चर अटेंड करते हैं तो आई यूज द लेस्ट एफर्ट, मुझे कम एफर्ट लगा है, इसलिए हैप्पीनेस स्केल क्या बता रहा है यहाँ पे? 4 बता रहे, इट इज डिक्रीज बाय 1 ओनली। ओके, अब यहाँ पे देखो कि हर नोड का यहाँ पे वैल्यू पॉइंट किया है, वैल्यू फाइंड किया है। तो यहाँ पे क्या है, जो आउटकम है हमारा, दैट इज आउटकम इनटू द प्रोबेबिलिटी। तो आउटकम क्या है, अगर हम रेगुलरली लेक्चर अटेंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2% प्रोबेबिलिटी है। और हैप्पीनेस स्केल का वैल्यू कितना है? 2 है। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेशन किया? 0.8 इंटू 2 प्लस यहाँ पे हमने लिया दूसरा क्या है, हम फेल हो गए तो फेल का वैल्यू देखो यहाँ पे 0.2 लिया, और ये जो 0 है दैट 0 दे आर टेकिंग दिस वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये जो 0 वैल्यू आई है ना, इस नोड का वैल्यू यहाँ पे 0 आया है, ये दिख रहा है आपको 0 वैल्यू? Yes, ma'am. हाँ, तो ये कैसा, ये वैल्यू मतलब इससे पहले, ये नोड से पहले हम ये नोड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये नोड का वैल्यू कैसा आया है, इसका आउटकम क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6 है, 0.6 एंड इट्स आउटकम इज 2। हैप्पीनेस स्केल का वैल्यू कितना है? 2, दैट 0.6 इंटू 2 यहाँ पे लिया है हमने, प्लस दूसरा जो एज है उसका वैल्यू क्या है? 0.4 इंटू -3 यहाँ पे लिया हमने, 0.4 इंटू -3, जिसका रिजल्ट आया है 0। तो ये जो ग्रीन नोड है यहाँ का, इसका वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 0? तो ये नोड का वैल्यू कितना है? यस, 0। इसका वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया है। ठीक है, अब वैसा ही ये नोड का वैल्यू हमने फाइंड किया यहाँ पे, इसका वैल्यू, इससे पहले हम ये वैल्यू देखेंगे। ये वैल्यू देखो, इसका वैल्यू क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1 इंटू 4 प्लस हम लेंगे 0.9 इंटू -1। देखो 0.9 इंटू -1 प्लस 0.1 इंटू 4, तो इसका वैल्यू क्या मिला हमको? -0.5। मतलब ये जो ग्रीन नोड है यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? -0.5। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया है -0.5
और इसका वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अब वही वैल्यू यहाँ पे यूज किया है। इसका देखो, ये होगा 0.8 इंटू 2, हेलो हेलो, हाँ, ऑफिस में सबमिट करने को बोला, बोलना फॉर्म। तो आपने बोला कि मैडम ने ही मुझे कॉल किया बोल के। मैं सर से बात करती हूँ, 1 मिनट रुको आप। ओके।
ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे, इसका वैल्यू, इस नोड का वैल्यू क्या आया था 0 और इस नोड का वैल्यू आया है -0.5. ओके, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस, नाउ वी आर फाइंडिंग दिस वैल्यू. ओके, यहाँ पे हमने देखा कि जो पास होने का प्रोबेबिलिटी है इसका 0.8 है और हैप्पीनेस स्केल का वैल्यू 2 है. ओके, वी आर टेकिंग 0.8 into 2 प्लस वी आर टेकिंग दिस वैल्यू 0.2 into दिस 0 वैल्यू. इसका हैप्पीनेस स्केल का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे इस नोड का वैल्यू लेंगे हम 0. ओके, दैट इज 0.2 into 0. So its total outcome is 1.6 here. Clear? Now after that, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दिया इसका वैल्यू, that is this is the 0.5 probability into 4, 0.5 into 4 प्लस इसका 0.5 है और इस नोड का वैल्यू है -0.5. ओके, सो इट्स टोटल वैल्यू इज 1.75. ओके, 1.75. ओके, तो हमारे पास एक नोड का वैल्यू आया है 1.6 और एक नोड का वैल्यू आया है 1.7. तो हम यहाँ पे देखो, हम जो मैक्सिमम है उसके साथ जाते हैं. सो विथ विच पाथ वी आर सेलेक्टिंग? दैट इज वी आर सेलेक्टिंग 1.75. ओके, अब इस नोड का वैल्यू हमारे पास 1.75 आया है क्योंकि यहाँ पे जो हैप्पीनेस स्केल का वैल्यू है वो -3 से कम किया था, बिकॉज व्हेन यू आर अटेंडिंग द लेक्चर रेगुलरली यू आर टेकिंग द एफर्ट. ओके, अगर हम इसका वैल्यू 5 ही रखते तो हमारा कौन सा वैल्यू मैक्सिमम आता? ये वाला वैल्यू मैक्सिमम आता, एंड वी गो विद दिस. क्लियरली? तो हम यहाँ पे in this way, that is decision tree help us to select the proper alternative by finding the value of each node. हर नोड का वो वैल्यू फाइंड करता है यहाँ पे, और वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको प्रॉपर वे बताता है कि हमने कौन सा पाथ सेलेक्ट करना चाहिए. क्लियर टू एवरीवन? अभी कोई कंफ्यूजन है? अभी क्लियरली समझ में आया सभी को? Yes. यस, क्षितिजा, दीपाली, जयश्री, Yes, ma'am. कल्पना, रूपाली. रूपाली is not in the lecture? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So in this way we are using the decision tree for selecting the proper alternative. Okay. अब देखेंगे हम नेक्स्ट मॉडल, दैट इज मैथमेटिकल मॉडल. देखो, दैट इज इन मैथमेटिकल मॉडल वी आर यूजिंग द फॉर्मूला. देखो यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम मैथमेटिकल मॉडल. अब देखो इस मैथमेटिकल मॉडल में देखो यहाँ पे अ वेरी सिंपल फाइनेंशियल मॉडल इज, यहाँ पे देखो एक मॉडल दिया है P = R - C. अब P क्या है? P इज द प्रॉफिट. R क्या है? R इज द रेवेन्यू एंड C इज द कॉस्ट. ओके, रेवेन्यू एंड कॉस्ट मीन्स, देखो यहाँ पे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमारा उसका एक प्राइस होती है, जो हम एक उसकी सेल प्राइस और एक परचेस प्राइस होती है. ओके, मतलब उसका कॉस्ट और सेल प्राइस. ओके, सपोज आर रेवेन्यू जो है ना, रेवेन्यू क्या है? सेल प्राइस है. अगर हम सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, उसको बनाने के लिए मुझे कितना कॉस्ट लगा है और उसके बाद मैंने उसको कितने में सेल किया है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट होता है. अगर मुझे ये एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए मुझे है तो यहाँ पे 100 रुपीज लगे हैं और मैं उसको सेल कर रही हूँ 150 में. ओके, वो 150 माइनस 100 and that is equal to 50. So I got the 50% 50 rupees profit here. Okay, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, that is profit equal to revenue minus cost. So here R equal to unit sold into unit price. Okay, एक यूनिट सोल्ड मतलब R क्या है हमारा, कि कितने में हमने उसको सेल किया और उसका वैल्यू कितना था. ओके, और यहाँ पे कॉस्ट क्या है? यूनिट कॉस्ट, दैट इज यूनिट कॉस्ट इंटू यूनिट सोल्ड प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट. ओके,
तो यहाँ पे देखो एक मैथमेटिकल मॉडल और दिया, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो मॉडल। अब यहाँ पे देखो हम देखेंगे कि हम कोई चीज में इन्वेस्ट करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे कि मैंने एक लोन लिया है और वो लोन को मुझे पे करना है बैंक को, तो 5 साल के बाद मुझे उसको कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, ये हम आज निकाल सकते हैं, प्रेजेंटली हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो मॉडल, ओके, उसका फॉर्मूला क्या है, पीवी इक्वल टू CFN डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन। अब इसमें देखो पीवी क्या है, हमारा प्रेजेंट कैश वैल्यू, ओके, CFN क्या है, फ्यूचर कैश वैल्यू फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो, ओके, फ्यूचर वैल्यू, ये क्या है, हमको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पता चलेगा, फ्यूचर कैश फ्लो, आर इज द इंटरेस्ट रेट एंड एन इज द नंबर ऑफ ईयर, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट ऑफ डॉलर। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ताशिफ, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो मॉडल पीवी इक्वल टू CFN, यहाँ पे हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट ऑफ हाउ मच डॉलर, दैट इज $1,00,000 टू बी मेड 5 years, कितना है, कितने ईयर्स के लिए, नंबर ऑफ ईयर, एन की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, 5, ओके, फ्रॉम टुडे एट 10%, कितने परसेंट से है, 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, दैट इज 0.1 इंटरेस्ट रेट, ओके। अब हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे फॉर्मूला में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो हमारा, यहाँ पे हमारा इसका CFN का वैल्यू कितना है, $1,00,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेस टू 5, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, दैट इज $62,092, ओके, कितना आया, $62,092, ओके। सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट, ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट, समझ में आया आपको ये, दैट इज वी आर पुटिंग दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला। So here in the mathematical model, we are using the different formula to find the values. Clear to everyone? Any confusion? No, ma'am. No, ma'am. Simple formula is there, that is PV equal to CFN in bracket 1 plus R raised to N. R is the interest rate, N is the number of years. Okay. यहाँ पे दिया है कि present value of payment of $1,00,000 is given for 5 years and the rate of interest is 10%, that is 0.1. That value we are putting here. We are finding the present value of payment is this. Okay, this much. So this is the simple mathematical model. Now, apart from this, now we are using the different model. हम यहाँ पे और मॉडल देखेंगे है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा मैथमेटिकल मॉडल है, mathematical programming model. So what is the mathematical programming model? A family of tool designed to help to solve the problem. Okay, that is to solve the problem. Which type of problem it solved? That is managerial problem in which decision maker must allocate, that is scarce resources among competing activities to optimize a measurable goal. Okay, अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक मॉडल दिया है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, तो यहाँ पे हम दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू मॉडल द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में हमको एक मेथड दी है, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग हमको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, बट ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज फॉर द रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम,
मतलब हम रिसोर्स एलोकेशन आपने किसमें सीखा है? और यस, कौन से सब्जेक्ट में था रिसोर्स एलोकेशन? एनीबडी? आई एम ऑडिबल? यस, आई एम ऑडिबल. रुचिता, सॉरी, क्षितिजा, कल्पना. हाँ, तो हमने रिसोर्स एलोकेशन किसमें सीखा? कौन से सब्जेक्ट में सीखा था आपने रिसोर्स एलोकेशन? OS में. वेरी गुड. हमने ओएस में सीखा था वी हैव द रिसोर्सेज एंड वी आर allocating the resources to the process in such a way that we got the maximum throughput. मैक्सिमम थ्रूपुट का हमने देखा था ना कि हम रिसोर्सेस ऐसे एलोकेट करेंगे कि हमको मैक्सिमम थ्रूपुट मिलना चाहिए. और रिसोर्स एलोकेशन का हम प्रॉपरली रिसोर्स एलोकेशन डेडलॉक अवॉइड करने के लिए भी हमने देखा था. बैंकर्स एल्गोरिथम देखा था ना आपने? ओएस में बैंकर्स एल्गोरिथम डिस्कस किया होगा ना, आपने पढ़ा होगा ना? No, ma'am. बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस. No, ma'am. ओके, यू डोंट नो डेडलॉक? ओएस में डेडलॉक पता नहीं? Yes, ma'am. डेडलॉक पता है मैम. उसको सॉल्व करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम है, वो आपने नहीं देखा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो बैंकर्स एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है कि जो रिसोर्सेस वो डिफरेंट प्रोसेस को इट एलोकेट इन सच अ वे दैट देयर शुड बी नो डेडलॉक इज ऑकर व्हाइल एलोकेटिंग द प्रोसेस. ओके, तो वो क्या करता है कि रिसोर्सेस ऐसा एलोकेट करता है कि उसके वजह से वहां पे डेडलॉक अवॉइड होता है. दैट इज द बैंकर्स एल्गोरिथम. इट इज यूज फॉर द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम. ओके, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए वो एल्गोरिथम यूज होता है. तो वैसा ही यहाँ पे हम देखेंगे कि वी आर यूजिंग हियर द प्रॉब्लम दैट इज mathematical programming in which they are providing the one optimization method that is the linear programming. यहाँ पे उन्होंने हमको एक linear programming method provide किया है. A mathematical model for optimal solution. This mathematical model provide the optimal solution of resource allocation problem. Okay. Now all the relationship are linear here. यहाँ पे जितने भी variables रहेंगे they are having the linear relationship in between that variables. Okay. Now here this type of problems are used in the limited quantity of economic resources. Allocation is usually restricted by the constraint. उसमें constraint भी होता है. अब constraint कितना, constraint क्या है कि मेरे पास x एक रिसोर्स है जो मेरे पास एक लिमिटेड नंबर में है, अवेलेबल है, तो मैं उससे जो एलोकेट कर सकती हूँ तो मैं उससे लेस देन या इक्वल नंबर ऑफ रिसोर्सेस ही एलोकेट कर सकती हूँ. उससे ग्रेटर कर सकती हूँ क्या? Yes, whatever the resources I have, that I am able to allocate to the particular thing in such a way that it should be less than or equal to. जितने हैं उससे कम या इक्वल रिसोर्सेस ही मैं एलोकेट कर सकती हूँ या मैं उससे ग्रेटर कर सकती हूँ क्या? No, ma'am. No. So that is the constraint. वहां पे ये constraint है कि I am able to allocate the resources which is less than or equal to the number of resources available. That is called the constraint. तो यहाँ पे हम constraint का भी use करते हैं. Okay. So now here the linear programming steps. What we have to do in the linear programming, that is first we are identify the what we in the first step we need to identify the decision variable. Which is the decision variable that we need to identify? Then we are using the objective function here. Then objective function coefficients are there. Okay. Then there are the constraints. Just I told you, that is the capacities and demands. Okay. What is the capacity and how much is the demand? That is nothing but the constraint. x की कैपेसिटी कितनी है और उसका डिमांड कितना है. सपोज x की कैपेसिटी 10 है और डिमांड 8 है, सो आई एम एबल टू फुलफिल. इफ x की कैपेसिटी 10 है और डिमांड 12 है, सो आई एम नॉट एबल टू fulfill. Okay, that is called the constraint. That is constraint in terms of capacity and the demand. Okay. Now
Second step, represent the model. We are representing the model. Okay, that means we are formulate the model here. That is write the mathematical formulation. Okay, हम ये सब यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल को अंडरस्टैंड करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिजाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट को अंडरस्टैंड करेंगे, कांस्टेंट डिजाइन करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर रिप्रेजेंट द मॉडल. हम मॉडल को रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला. और we are using here, we are given the example by using the excel का यूज करेंगे हम. यहाँ पे input data into the specific cells in the excel sheet में हम पूरा डेटा मैप करेंगे, and after putting all these things then we run the model and observe the result. Okay, so these are the 3 steps we need to follow when we are using the linear programming. अब यहाँ पे जो एक्सेल शीट दिया है, नाउ इन द एक्सेल शीट देयर इज एन एड-इन्स आर अवेलेबल इन द एक्सेल शीट. इसमें एड-इन्स है जिसमें सॉल्वर बोल के एक एड-इन्स है जो क्या करता है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. ये सारे कंस्ट्रेंट आप उसमें देते हो, डेटा इनपुट करते हो, और उसके बाद सॉल्वर क्या करता है, व्हेन यू आर पुटिंग ऑल दिस थिंग्स इन द सॉल्वर, देन we are putting all the things and we run the model, so it solves the problem and gives the proper output here. Okay, so these are the 3 steps we need to follow when we are using the linear programming step. पहले हम डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिजाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स वी आर आइडेंटिफाइंग, then we are identifying what are the constraint in terms of capacity and the demand. Then we are representing the model by using the mathematical formula or by using the Excel sheet, and then we run the model. Okay, so these are the 3 important steps. Then after that, now we are discussing here the one linear programming example. Okay, तो यहाँ पे linear programming example है, that is product mix linear programming model. Okay, example क्या है? Now there is an MBI corporation which manufactures a special purpose computer. Okay, this company manufactures a special purpose computers. They needs to make a decision. They need to take a decision how many computers should be produced next month at a Boston plant. Okay, उनका purpose क्या है? They need to find how much computer they need to produce in the next month to maximize the profit. Their goal is maximize the profit. Okay, उनको क्या करना है? उनका प्रॉफिट बढ़ाना है. प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उनको पूरे सिनेरियो को स्टडी करना है, and they need to find that is how much computer they should produce in the next month, so they should increase or maximize their profit. Clearly? Now here, अभी देखो, now here they are given the total scenario of the MBI. MBI is considering they are manufacturing 2 types of computer, CC7 and CC8. These are the 2 types of computers are there which is manufactured by MBI company. Okay, now CC7 require 300 days of labor to manufacture the one computer. Okay, 300 days of labor, and it require $10,000 in material. They require the material of $10,000 to manufacture this computer, and they require the 300 days of labor. Okay, and the another computer is of CC8 which require 500 days of labor, and it require the material of $15,000. Okay, clear? 2 टाइप के कंप्यूटर है, CC7 and CC8. CC7 require 300 days labor and CC8 require 500 days of labor, and CC7 require the material of $10,000. On the other hand, the CC8 require the material of $15,000. Okay, the profit contribution now from these 2 computer, now company got the profit, that is the contribution of CC7 is $8,000, whereas the contribution of CC8 is $12,000. Okay, now plant has a capacity of, plant की capacity कितनी है? Has 2 lakhs working days per month. Okay, plant की capacity कितनी है?
2 lakhs working days per month. Okay, and the material budget कितना है उनका? That is $8 million per month. Okay, उनके पास 2 lakhs वर्किंग डेज की कैपेसिटी है एक मंथ में काम करने की, और उनका बजट कितना है? दैट इज $8 million पर मंथ. ओके, बाय यूजिंग दिस, ये देखो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट आ गया है कि वर्किंग डेज शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस, एंड द expenses, that is a material budget, should be less than or equal to $8 million. Okay, marketing requirement is that at least 100 units of the CC7 and at least 200 units of CC8. What is the requirement of the market? There should be manufacturing of CC7 is 100 unit per month and 200 unit of CC8 to be produced in each month. Okay, this is the requirement of market. Okay, तो ये सब सिनारियो को देख के the problem is to maximize the company profit. Okay, they need to maximize the company profit by determining how many units of CC7 and how many units of CC8 should be produced each month. Okay, तो यहाँ पे उनका गोल है कि they need to maximize the profit. So how many CC7 and CC8 computer they need to produce in each month by considering this scenario. So everyone understand the scenario, this problem? Yes, ma'am. Yes, clearly, everyone? Yes, ma'am. I am expecting answer from everyone. Yes, ma'am. जितने भी लेक्चर में स्टूडेंट है, they should reply for my questions. Okay? Only particular 2 or 3 students are replying, and what about others? They are in the lecture or not, or simply log in the lecture? If you're not getting any point, you can tell me, I will explain it again and again, but it is your responsibility, you should ask. Okay? So clear? This is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So here, now, when we are using the problem by, that is, we are solving the problem by using the linear programming, that is, we are using here, that is the product mix linear programming model. This model we are creating for the MBI Corporation. Now, decision, that we need to take the decision. क्या decision लेना है हमको इस model के through? That is, how many computer should company manufacture in the per month, that is of CC7 and CC8, which will increase the profit of the company. Okay, तो यहाँ पे problem है, that is decision is how many computer to be built next month, and which two types of mainframe computers are there, that is how many CC7 will produce and how many CC8 will produce. Okay, and the constraint on लेबर लिमिट, हमको यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया है, जैसे मैंने आपको बोला है कि दे आर हैविंग द लेबर लिमिट ऑफ 2 lakhs. ओके, मटेरियल लिमिट्स ऑफ $8 million, एंड मार्केटिंग लोअर लिमिट इज, दैट इज हायर लिमिट इज 100 and 100 एंड लोअर लिमिट इज 1. लोअर लिमिट दिया है यहाँ पे 1 दिया है. ओके, हायर लिमिट कितना है? 100 and 200. ओके, तो लोअर लिमिट कितना है? एटलीस्ट 1, एंड मैक्सिमम इज 100. Which one? CC7. And CC8 is, that is lower limit is 1 and higher limit is 200. तो देखो यहाँ पे, that is they are presenting here the total scenario in the form of the tabular format. Labor, that is they are having here CC7 and CC8, and these are the relation, and this is the limit. Okay, now the labor days required to manufacture the CC7 is 300. And for CC8 is 500, and whatever the labor you are assigning to maximize the development of this computer, it should be less than or equal to 2 lakhs.
ओके, यहाँ पे जो हमको लिमिट दिया है कि हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, 2 lakhs की है, 2 lakhs पर मंथ की है, तो उससे ज्यादा हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. दैट इज वी शुड असाइन अ लेबर लेस देन और इक्वल टू 2000 बट नॉट ग्रेटर देन. तो देखो यहाँ पे हमने लेस देन का यहाँ पे कंस्टेंट यूज किया है, इसको हम रिलेशनशिप, दैट मीन्स द कंस्टेंट. ओके, दिस ओवरऑल इक्वेशन इज नथिंग बट द कंस्टेंट दे आर गिवन हियर. ओके, मटेरियल की कैपेसिटी कितना है, दैट इज अगर हमको CC7 को प्रोड्यूस करना है, that is it require the $10,000 to produce the one CC7 and it required the $15,000 for CC8. Okay, and its relation is less than or equal to 8 millions. Okay, जो मटेरियल की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 8 millions पर मंथ डॉलर. ओके, उसके बाद यहाँ पे लोअर लिमिट दिया है, दैट इज इट इज 1, that is x1 1 is greater than or equal to 100. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कौन सा कंस्टेंट यूज किया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि हमने यहाँ पे लोअर लिमिट यूज की है. ओके, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है दैट इज, यहाँ पे हम लोअर लिमिट मेंशन किया है 1, it should be greater than or equal to 100 because the marketing need is 100 here. It is also greater than or equal to 200, but here we are using less than or equal to. Everyone understand why we are mentioning this relation here? Yes, clear to everyone? Now here they are mentioning the profit when they are developing the one computer CC7. They got the profit of $8,000 for CC7 and $12,000 for CC8. Okay, so we need to maximize this profit. हमको क्या करना है, इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. Okay, so our goal is to maximize, the objective is maximize the total profit per month. Objective क्या है हमारा, maximize the total profit per month. Okay, so they are given here the scenario in the form of the table. Okay, अभी यहाँ पे देखो, नाउ हमने आइडेंटिफाई किया विच आर द डिसीजन वेरिएबल. डिसीजन वेरिएबल क्या है, x1 x2, we are given the name to this decision variable x1 and x2, that is unit of CC7 and unit of CC8. These are the decision variable. Okay, after that we are here providing the mathematical relationship, that is we need to maximize the profit subject to constant. यहाँ पे हमको क्या करना है, we need to maximize the, they are given the variable name z here for the profit. profit क्या है हमारा, z है, तो हमको मैक्सिमाइज क्या करना है, z को मैक्सिमाइज करना है, मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. ओके, यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल क्या होगा हमारा, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू z. अब z देखो यहाँ पे ये $8,000 जो है वो x1 से हमको मिल रहा है और ये $12,000 है जो हमको x2 से मिल रहा है. दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमको टोटल प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम x1 and profit from x2, and we need to maximize this profit. Okay, now subject to constant. Now here these are the uncontrolled variable, constants are the uncontrolled variable. देखो यहाँ पे 300 x1, 300 is the labor capacity, labor days for to develop the x1 plus the labor days to develop the x2. It should be less than or equal to $2 lakhs. ओके, ये कंस्टेंट आ गया पहला हमारा कि x1 को डेवलप करने के लिए मुझे 300 डेज लगते हैं और x2 को डेवलप करने के लिए मुझे 500 डेज लगते हैं, एंड आई एम असाइनिंग दिस लेबर कैपेसिटी टू डेवलप द x1 एंड x2 which is always less than or equal to $2 lakhs. Okay, because our capacity is $2 lakhs only. Okay, वैसे ही यहाँ पे दिया है देखो 10,000 x1 plus 15,000 x2, which is the material used to develop x1 and x2. Okay, which should be less than or equal to 80,000. अब देखो यहाँ पे 10,000 एक के लिए लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चर करूंगी मैं उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगी
और यहाँ पे 15,000 x2 के लिए लग रहा है, तो जितने भी x2 मैं डेवलप करूंगी उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, और ये जो दोनों का टोटल है वो मेरा जितना रिक्वायर मटेरियल है हमारे पास उससे क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 2 किया, दैट इज 10,000 इंटू 2, सपोज मैंने 2 यूनिट डेवलप किए, तो ये 20,000 हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा, 15 इंटू 2, 2 and 2, okay, so which is equal to, that is, this is 20,000 and this is 30,000, 50,000 हो जाएगा, so 50,000 is less than and equal to $8 million, okay, so in this way जितने भी यूनिट आप यहाँ पे डेवलप करोगे उसको आप एक यूनिट को लगने वाला जो मटेरियल है that you are multiplied with the number of unit you are developed, that is x1, and the 15,000 into the number of unit you are developed into the x2, and which should be less than or equal to $8 million, okay. x1 जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग होगा x1, it should be greater than or equal to 100 because market requirement is 100 and here market requirement is 200, so it should be greater than or equal to 100 and 200. So you understand this constraint? Yes, ma'am. Or Yes, you ma'am. understand this decision variable, mathematical logical relationship, result variable and constant variable, okay, constant or uncontrolled variable, okay. So the its actual working we'll discuss in the next lecture, okay. Today we stop here. Attendance mark किया सभी ने? Yes, ma'am. Okay, if you mark your attendance and if you don't have any difficulty then you can leave the class and join the next class.